हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। देखिए आज हम पढ़ाएंगे आपको, इससे पहले वीडियो हमने पढ़ाया, क्या पढ़ाया, परमाणु, इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा बताया, इलेक्ट्रॉन की खोज या कैथोड किरण। आज पढ़ेंगे, देखिए हम क्या पढ़ेंगे, एनोड किरण, या कहते हैं इनको धन किरण, या कहते हैं प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज, तो यहां से देखिए क्या होता है। इसमें इस प्रकार से एक एनोड की प्लेट लगी होती है और एक इसमें कैथोड की प्लेट लगी होती है। ये आपकी होती है कांच की नली। यहाँ एक निर्वात पंप लगा हुआ होता है। ठीक, इसमें इन दोनों को एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है। ये जो होती है, ये छिद्रयुक्त होती है, इसमें छेद होते हैं, इस प्रकार से छेद हो रहे हैं। यहाँ होता है छिद्र। देखिए क्या होता है, समझिए ध्यान से कि इसमें भी एक कांच की नली होती है। एक कांच की नली है जिसमें दो प्लेट लगी होती हैं, एक एनोड की और एक छिद्रयुक्त कैथोड की। एनोड की प्लेट लगी होती है और एक कैथोड की, ठीक है। इन दोनों प्लेटों को एक बैटरी से जोड़ देते हैं उच्च विभवांतर पर। लगभग 10,000 वोल्ट पर, और निम्न दाब पर क्या किया जाता है, करंट प्रवाहित किया जाता है। तो देखिए क्या होता है, जो एनोड प्लेट है उससे कुछ विशेष प्रकार की किरणें निकलती हैं जो छिद्रयुक्त कैथोड से होकर गुजर जाती हैं। तो ये किरणें देखिए एनोड से निकलनी, इसलिए एनोड किरण या धन किरण कहते हैं। और ये जिन किरणों से बनी होती है उन्हें क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। मैंने क्या बोला, देखिए एक बार पुनः समझिए। क्या बोला मैंने कि इसमें कांच की नली होती है जिसमें दो प्लेट और एक निर्वात पंप लगा हुआ होता है। इनमें से एक प्लेट एनोड का कार्य करता है, दूसरी छिद्रयुक्त प्लेट कैथोड का कार्य करती है। ये प्लेट कैसी, छिद्रयुक्त है जो कि कैथोड का कार्य करती है। इन दोनों प्लेटों को एक बैटरी से जोड़कर उच्च विभवांतर और निम्न दाब पर लगभग 10,000 वोल्ट पर क्या किया जाता है, करंट प्रवाहित किया जाता है। करंट प्रवाहित करने से क्या होता है कि जो एनोड की प्लेट है, इधर से कुछ किरणें निकलती हैं जो कि छिद्रयुक्त, कुछ विशेष प्रकार की किरणें निकलती हैं जो कि छिद्रयुक्त कैथोड से निकल जाती हैं। इस प्रकार ये किरणें किधर से निकलनी है, एनोड से निकलती है। इसलिए एनोड किरण और ये जिन किरणों से बनी होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं।
इतनी बात समझ में आई। क्या बोला मैंने, इसमें एक कांच की नली होती है जिसमें 2 प्लेट लगी होती है, निर्वात पंप लगा होता है, इनमें से एक एनोड दूसरा छिद्र कैथोड का कार्य करता है। इन दोनों को एक बैटरी से जोड़कर निम्न दाब उच्च विभवांतर लगभग 10,000 वोल्ट पर करंट प्रवाहित किया जाता है। तो एनोड से कुछ विशेष प्रकार की किरणें निकलती है जो छिद्रयुक्त कैथोड से होकर गुजर जाती हैं। ये किरणें एनोड प्लेट से निकलती हैं, इसलिए इन्हें धन किरण या एनोड किरण कहते हैं, और जो जिन कणों से बनी होती है उन्हें प्रोटॉन कहते हैं। इस प्रकार इसकी आप लिख सकते हो। देखिए प्रोटॉन, देखिए प्रोटॉन क्या होता है 1p1, H क्या होता है 1h1। यदि मैं हाइड्रोजन की बात करूं कि इसमें कितने प्रोटॉन है, तो देखिए क्या होगा, जो क्रमांक होता है वही प्रोटॉन होते हैं। तो इसमें भी एक प्रोटॉन, P बराबर 1, P बराबर 1। ये यदि मैं इसके भार की बात करूं तो ये इसका भार है A बराबर 1 और ये इसका भार है A बराबर 1। तो वह प्रोटॉन क्या है, ये भी क्या परमाणु का मूल कण है, तो ये भी कैसा होगा, सूक्ष्म कण होगा। और इस पर आवेश कैसा होता है, धनावेश। तो वह सूक्ष्म कण जिस पर इकाई धनावेश हो और जिसका भार हाइड्रोजन के भार के क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। या पर इस प्रकार कह लो कि वह सूक्ष्म कण जिस पर इकाई धनावेश हो और जिसका भार इलेक्ट्रॉन के भार के कितना 1837वां भाग हो, इतना गुना हो, इतना गुना हो। जो इलेक्ट्रॉन का भार होता है वो कितना होता है 0.000598548, और इसका प्रोटॉन का भार कितना है 1। यदि इसमें 1837 से गुणा करोगे तब इसके बराबर आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसका 1837 से इसमें गुणा करोगे तब 1 आएगा। तो मतलब इसका कितना 1837वां गुणा है इसका। जैसे देखिए आपके पास x के पास 2 रुपए हैं, y के पास 4 रुपए हैं, तो x के कितने गुने हैं, 2 गुने। तो इसी प्रकार प्रोटॉन के जो इलेक्ट्रॉन का भार होता है वो प्रोटॉन के भार का 1837वां गुना होता है। तो इस प्रकार भी कह सकते हो आप। सूक्ष्म कण जिस पर इकाई धनावेश होता है, और उसका भार हाइड्रोजन के भार के बराबर होता है। वह सूक्ष्म कण जिसमें इकाई धनावेश होता है और उसका भार हाइड्रोजन के भार के बराबर होता है उसे प्रोटॉन कहते हैं। तो क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। तो यहां से इतनी बात समझ में आई। अब देखिए इसके प्रोटॉन के लक्षण देखेंगे। तो सिंपल से लक्षण की बात करता हूं मैं, तो देखिए लक्षण बहुत होते हैं इसके। हमने देखिए क्या क्या देखा कल, जो टेबल देखी उसके अंदर क्या देखा हमने कि प्रोटॉन है जो कैसा है, सूक्ष्म कण है, नंबर 1। नंबर 1 प्रोटॉन कैसा होता है, सूक्ष्म कण होता है। नंबर 2 इस पर इकाई धनावेश होता है, कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम होता है। नंबर 3 इसको P या 1p1 से व्यक्त करते हैं। नंबर 4 इसका जो भार होता है वो हाइड्रोजन के भार के क्या होता है, बराबर होता है। हाइड्रोजन के भार के बराबर होता है। नंबर 5 देखिए, नंबर 1 सूक्ष्म कण होता है, इकाई धनावेश होता है और इतना होता है, इसको इससे व्यक्त करते हैं, इसका भार हाइड्रोजन के भार के बराबर होता है। नंबर 5 देखिए क्या होता है कि इसका जो द्रव्यमान कितना होता है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। अब देखिए इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी सन 1919 में। कहीं आपको 1920 भी मिलेगा, ठीक है। किसने की थी, 1919 में रदरफोर्ड ने की थी।
तो देखिए यहाँ से इसी प्रकार ये इसके लक्षण हो गए। क्या बोला मैंने, यह सूक्ष्म कण होता है, इस पर इकाई धनावेश होता है, इतना होता है, और इसको P या 1P1 से व्यक्त करते हैं। इसका भार हाइड्रोजन के भार के बराबर होता है और इसका द्रव्यमान इतना होता है। इसकी खोज रदरफोर्ड ने सन 1919 में की थी। यहाँ से इतनी बात समझ आई। अब देखिए न्यूट्रॉन, तो देखिए ध्यान से समझना न्यूट्रॉन क्या होता है। देखिए 4b9 ये क्या है, बेरिलियम। बेरिलियम ये क्या है, एक धातु है। इस पर हमने क्या किया कि 2He4 यानी हीलियम से प्राप्त अल्फा कण मान लिया इसको। जब बेरिलियम धातु पर क्या किया हमने, हीलियम से प्राप्त अल्फा कणों की बमबारी की, तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, 2 और 4 6, मतलब कार्बन 6 किसका होता है, कार्बन का, और ये क्या होता है 12, यही तो होगा। 4 और 2 6, 6 कार्बन का होता है, कार्बन का परमाणु 12 होता है। अब प्लस, अब देखिए यहां से देखिए इसका जो परमाणु क्रमांक है वो क्या है, 0 है, और परमाणु भार कितना बचा, 12 हो गया, 9 4 13 1, और हमने क्या पढ़ा है कि 0 1 किसका होता है, न्यूट्रॉन का। तो यहां से हमें न्यूट्रॉन प्राप्त हो गए। तो किस प्रकार प्राप्त हुए, देखिए हमने क्या बोला कि बेरिलियम धातु पर हीलियम से प्राप्त अल्फा कणों की क्या की जाती है, बमबारी की जाती है, तो न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। हीलियम से प्राप्त अल्फा कणों की क्या की जाती है, बेरिलियम धातु पर बमबारी की जाती है, तो न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। देखिए मैं क्या बताया कि 4b9 प्लस 2He4, तो यहां से देखिए 2 4 6 किसका होता है, 6 किसका होता है, कार्बन का। कार्बन का परमाणु है 12 प्लस, अब देखिए 2 4 6 यानी परमाणु क्रमांक तो आपका 0 बचा। अब देखिए 9 4 13 परमाणु भार 1, और ये हमने क्या पढ़ा है कि n का 0 n1 होता है, तो यहाँ से हमें इस प्रकार न्यूट्रॉन प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या बोला मैंने कि जब बेरिलियम धातु पर हीलियम से प्राप्त ये क्या है, अल्फा कण है, लेकिन किससे प्राप्त हो रहा है, हीलियम से। जब बेरिलियम धातु पर हीलियम से प्राप्त अल्फा कणों की बमबारी की जाती है, तो न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ से आपको ये समीकरण याद रखना है। यहाँ से न्यूट्रॉन आपका खत्म हो जाता है। अब देखिए इसकी भी बात करेंगे कि ये आपकी न्यूट्रॉन की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी। देखिए यहाँ से न्यूट्रॉन, देखिए जिन बच्चों ने हमारी पहली वीडियो देखी होगी उनको ये बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो देखिए न्यूट्रॉन भी क्या है, परमाणु का मौलिक कण है। मौलिक कण है तो कैसा कण हो गया, सूक्ष्म कण हो गया, सूक्ष्म कण हो गया। अब देखिए इस पर कोई आवेश होता है, नहीं होता है, क्या होता है, उदासीन होता है। तो देखिए इसकी परिभाषा बनाओ, क्या बोला, वह सूक्ष्म कण जिस पर कोई आवेश नहीं होता अर्थात तो वह उदासीन होता है। वह सूक्ष्म कण जिस पर कोई आवेश नहीं होता अर्थात तो वह उदासीन होता है। लेकिन इसका जो द्रव्यमान होता है देखिए वो कितना होता है, ये होता है आपका किसका, प्रोटॉन का, और ये होता है आपका किसका, न्यूट्रॉन का। तो लगभग क्या होता है, समान होता है, तो उसे क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं। यानी वह सूक्ष्म कण जिस पर कोई आवेश नहीं होता अर्थात वह उदासीन होता है, और जिसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, उसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या बोला मैंने, वह सूक्ष्म कण जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, वह सूक्ष्म कण जिस पर कोई आवेश नहीं होता है अर्थात वह उदासीन होता है, और उसका भार लगभग, और उसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन
के द्रव्यमान के बराबर होता है। अब देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके लक्षण। तो देखिए इसके लक्षण नंबर 1 वही है कि ये एक ऐसा कण होता है, ये भी सूक्ष्म कण होता है। नंबर 2 इस पर कोई आवेश नहीं होता, कोई आवेश नहीं है तो ये कैसा है, उदासीन कण है। जब कोई आवेश नहीं है तो ये कैसा उदासीन कण है। नंबर 3 क्या होता है, नंबर 3 इसको n या 0n1 से व्यक्त करते हैं। नंबर 4 इस पर क्या होता है, इसका जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। नंबर 5 इसकी खोज चैडविक ने की थी, कब की थी, 1919 में की थी। ठीक, इसके बाद इसके ये क्या न्यूट्रॉन के लक्षण खत्म होते हैं। ठीक, अब देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, द्रव्यमान संख्या या कह लो परमाणु भार। द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार जिसको हम ए से व्यक्त करते हैं। तो देखिए द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार क्या होता है कि P प्लस N बराबर होता है ए यहां पर होता है परमाणु भार आपका, या कह लो द्रव्यमान संख्या। P होता है प्रोटॉन और N होता है न्यूट्रॉन। तो देखिए आपके P और N कहाँ होते हैं, नाभिक में उपस्थित होते हैं। तो देखिए यहां से द्रव्यमान संख्या परमाणु भार ए अभी पता चलता है क्या होता है कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के किसको, योगफल को, ये क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या परमाणु भार कहते हैं। तो यहां से देखिए आपको द्रव्यमान संख्या परमाणु भार पता चल गया होगा। क्या बोला मैंने कि किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योगफल को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या परमाणु भार कहते हैं। क्या बोला मैंने, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योगफल को ही क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या या कह लो आप या परमाणु भार कहते हैं। इतनी बात समझ आई। क्या बोला मैंने कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योगफल को ही क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यहाँ से देखिए आपको यदि ये फॉर्मूला पता हुआ तभी आपको देखिए इससे क्वेश्चन कराएंगे, इससे रिलेटिव, वो आप सभी क्वेश्चनों को हल कर पाओगे। अब देखिए इसके बाद आता है आपका परमाणु क्रमांक। जो आता है आपका जेड। परमाणु क्रमांक को जेड से व्यक्त करते हैं। तो देखिए जेड बराबर पी, तो पी क्या है, नाभिक, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों के बराबर है ये। तो देखिए यहां से परमाणु क्रमांक इस प्रकार भी कह सकते हो कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के बराबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है, और उसकी बराबर क्या होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। यहाँ से इस प्रकार कह सकते हो कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है, संख्या ही परमाणु क्रमांक
कहलाती है। इसे जेड से व्यक्त करते हैं। तो यहां से देखिए आपको क्या पता चला कि प्रोटॉन तो नाभिक में उपस्थित होता है, उसके बराबर इसका परमाणु क्रमांक होता है। ये क्या आपका परमाणु क्रमांक, और ये क्या आपका प्रोटॉन, और ये क्या इलेक्ट्रॉन। अब देखिए आप यहां से देखिए क्वेश्चन किस प्रकार बनता है वो देखिए आप। जैसे मान लो हमारे पास 6 कार्बन 12 है। अब मैं कहूं कि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें इसके अंदर जो दिया है उसके बारे में बात करेंगे। तो दिया क्या, देखिए ये क्या है, इसका क्रमांक है, मतलब जेड का मान दिया है, कितना दिया है, 6 दिया है। अभी हमने क्या पढ़ा, जेड बराबर पी बराबर ई। तो यहां से देखिए जेड 6 तो पी 6 और ई 6। तो ये तो 6 से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पता चल गए, एक आंसर पता चलेगा, दूसरा भी पता चलेगा, 2 आंसर पता चल गए। इसके बाद क्या कह रहा है कि न्यूट्रॉन कैसे। तो न्यूट्रॉन देखिए ये क्या है, इसका परमाणु भार, तो ए बराबर कितना दिया है, 12। तो यहां से एन निकालने के लिए अभी हमने पढ़ा ए बराबर पी प्लस एन, ए बराबर पी प्लस एन। तो ए कितना है 12, पी कितना है 6 प्लस एन। तो यहां से एन निकालोगे तो कितना आएगा 12 माइनस 6, यानी एन बराबर 6। इस प्रकार एन का मान भी 6 हो गया। तो यहां से इस प्रकार निकाल सकते हो आप। जैसे अभी मैं बात करूं अभी कि 1H1 में हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे। तो E बराबर कितना होगा 1, P बराबर कितना होगा 1 और N बराबर कितना होगा 0। इतनी बात सबके समझ में आ रही है। कैसे होगा, A बराबर P प्लस N और Z बराबर P बराबर E। तो ये एक, ये एक, ये एक और यहां से 1 बराबर 1 प्लस N, तो 1 माइनस 1 0 आ गया। अब देखिए इन क्वेश्चनों से इनको करना तो बहुत आसान है। और देखिए आगे जैसे देखिए मैं दे दिया 11Na23, इसमें EPN ज्ञात कीजिए। तो देखिए EPN ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या होगा, यहां से E क्या होगा, Z बराबर P बराबर E होता है। तो यहां से देखिए 11 और 11, तो E तो पता चलेगा आपको 11। अब मैं कहूं कि P कितने होंगे, तो P भी 11 हो गए, N कितने होंगे। तो यहां से देखिए A बराबर क्या दिया है इसने 23। तो A बराबर P प्लस N फॉर्मूला लगाओगे और यहां से A बराबर 23 बराबर कितना है 11 प्लस N। तो 23 माइनस 11 बराबर N, तो N बराबर कितना आएगा 12। इस प्रकार यहां से आप निकाल सकते हो। अब जैसे मैंने दे दिया कि 6O-2 या 7n-3 में इलेक्ट्रॉन बताइए, प्रोटॉन बताइए और न्यूट्रॉन बताइए। तो देखिए अब यहां पर आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। देखिए हमने क्या पढ़ा कि E बराबर P प्लस N, Z बराबर P प्लस Z बराबर P बराबर E। तो देखिए यहां से Z कितना है 7, तो 7 और 7। यदि मैं बात करूं कि E की, आप यहां पर 7 रख दोगे गलत हो जाएगा। आपको पता चला कि इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, वो तो इसके प्रोटॉन के बराबर के आधार पर हो गए। अब देखिए इसने 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए हैं, ग्रेड कर लिए हैं, तो 3 और प्लस हो जाएंगे। तो यहां से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी 10। हमने हाई स्कूल में पढ़ा कि जब कोई परमाणु पर कोई आवेश होता है ऋणात्मक तो उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए और धनात्मक तो उसने दे दिए। अब जैसे प्रोटॉन कितने 7 और न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन क्या कितने होंगे कि N का कितना होता है 14 परमाणु भार।
14 में 7 गए तो 7। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करेंगे। इतनी बात समझ में आई। अब जैसे मैं कहूं कि 13al+3 में ई बताइए, पी बताइए, एन बताइए। ठीक, तो देखिए इसको करना भी बहुत आसान है। क्या करना है आपको कि ई पहले बोल रहा हूं जेड बराबर पी बराबर ई। जेड कितना है 13, पी कितना है 13, ई कितना है 13। तो यहां से इसको डायरेक्ट रखोगे गलत हो जाएगा। क्या करना है आपको, अब देखिए इसने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो 13 में से 3 गए तो कितने बचे 10। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 रहेगी, प्रोटॉन की संख्या 13 ही रहेगी। अब न्यूट्रॉन निकाल लो तो A बराबर P प्लस एन। ए इसका जो एल्यूमिनियम का A होता है वो कितना होता है 27। तो A बराबर P प्लस एन, 27 बराबर P कितना है 13 बराबर एन। एन बराबर कितना आएगा 14, कितना आएगा 14। तो यहां से इस प्रकार आपके ये सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे यदि आपने इन दोनों फॉर्मूलों को पढ़ा। तो इसमें हमने आपको 4 टाइप से क्वेश्चन करा दिए। ठीक, देखिए हमने बार बार पे आपको एक ही बात समझाई। क्या समझाया कि यदि आपको पढ़ना है तो प्रत्येक वीडियो को पूरा देखना होगा, प्रतिदिन देखना होगा। यदि आपने कल नहीं पढ़ा होगा तो आज कुछ समझ में नहीं आएगा, आज नहीं पढ़ोगे तो कल समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्रत्येक वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको पढ़ाने में और ज्यादा मजा आए। ठीक।